आज हम रसायन विज्ञान की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं, खास तौर पर लुईस संरचनाएं और औपचारिक आवेश। सुनने में ये नाम शायद थोड़े तकनीकी लगें, पर असल में ये बड़े दिलचस्प सवाल का जवाब देते हैं कि अणु यानी मॉलिक्यूल्स असल में दिखते कैसे हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का खेल कैसे चलता है। किसी ने अगर सोचा हो कभी कि पानी H2O या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये सब जुड़े कैसे रहते हैं, तो ये चर्चा बिल्कुल उनके लिए है। बिल्कुल। और ये कॉन्सेप्ट्स हमें एटम्स, परमाणुओं के बीच जो बंधन बनते हैं ना, उनकी एक तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। लुईस संरचना को आप एक तरह का खाका समझ सकती हैं, और औपचारिक आवेश वो हमें ये तय करने में मदद करता है कि अगर कई सारे खाके संभव हों तो उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्थिर है, सबसे ज्यादा मुमकिन। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इन आइडियाज को समझने के लिए एक अच्छा बेस देती है। तो आज का हमारा मकसद साफ है जी। पहले तो लुईस संरचना बनाना सीखना, और फिर ये समझना कि औपचारिक आवेश का इस्तेमाल करके कैसे पता लगाएं कि किसी अणु की सबसे बेहतर, सबसे स्थिर संरचना कौन सी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं लुईस संरचना बनाने के तरीके से। ये असल में अणुओं और आयनों में बंधन दिखाने का एक चित्र जैसा तरीका है, जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन जोड़ों पर और खासतौर पर ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम पर आधारित है। बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का नियम। इसकी कुछ तयशुदा कदम है ना? हाँ बिल्कुल। पहला और सबसे जरूरी कदम है अणु में जितने भी परमाणु शामिल हैं उन सब के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या गिनना। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन वही बंधन बनाने में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, ये तो हुआ सामान्य अणुओं के लिए। पर अगर हमारे पास आयन हो, मतलब जिस पर कोई चार्ज हो, प्लस या माइनस, तब क्या करते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। अगर अणु एक ऋणायन है, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, तो जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन कुल संख्या में जोड़ दें। और अगर वो धनायन है, पॉजिटिव चार्ज वाला, तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन कुल संख्या से घटाने होंगे। इससे हमें बंधन और एकाकी युग्म यानी लोन पेयर्स के लिए जो उपलब्ध इलेक्ट्रॉन है उनकी सही संख्या मिल जाती है। समझ गया। कुल इलेक्ट्रॉन गिन लिया, अब अगला कदम? कंकाल संरचना बनाना। मतलब कौन सा परमाणु बीच में रहेगा, कौन से किनारे पर, इसका कोई नियम है क्या? हाँ, इसका एक सामान्य नियम है। आमतौर पर जो परमाणु सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होता है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सबसे कम हो, उसे केंद्रीय परमाणु बनाया जाता है। बीच में रखते हैं उसे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में सल्फर या नाइट्रेट आयन NO3- में नाइट्रोजन, ये केंद्रीय परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जैसे तत्व वो हमेशा बाहरी या टर्मिनल स्थिति में ही रहते हैं। अच्छा, तो कम खींचने वाला बीच में और ज्यादा खींचने वाले किनारे पर, ये लॉजिकल लगता है। कंकाल बन गया, अब बंधन बनाने की बारी। बिल्कुल। अब केंद्रीय परमाणु और उसके चारों ओर जुड़े हर बाहरी परमाणुओं के बीच एक एक सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन बनाते हैं। हर एकल बंधन का मतलब है 2 साझा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन लग गए। मान लो NO2- में अब जो इलेक्ट्रॉन बच गए, 18 में से 4 गए, 14 बचे, उनका क्या? हाँ, उन बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को हम पहले बाहरी परमाणुओं पर रखते हैं, लोन पेयर्स के रूप में, एकाकी युग्म। तब तक रखते हैं जब तक उनका ऑक्टेट पूरा ना हो जाए। बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हो तो 2। अगर बाहरी परमाणुओं का अष्टक पूरा करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो फिर केंद्रीय परमाणु को मिलते हैं, लोन पेयर के तौर पर। यहां एक पेच आ सकता है। मान लीजिए सब इलेक्ट्रॉन बांट दिए, बाहरी वालों का ऑक्टेट पूरा, बचे हुए केंद्र वाले को दे दिए, लेकिन केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट अब भी पूरा नहीं हुआ, तब क्या? यहाँ चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ, ये अक्सर होता है, ये आम स्थिति है। अगर केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट अधूरा रह गया है तो हम बनाते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, एकाधिक बंधन, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए क्या करते हैं, बाहरी परमाणुओं से एक या ज्यादा लोन पेयर को लेते हैं और उसे केंद्रीय परमाणु और उस बाहरी परमाणु के बीच साझा बंधन में बदल देते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट पूरा ना हो जाए। यह असल में इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि ज्यादा स्थिर व्यवस्था बन सके। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, वो ज्यादा साफ करेगा। नाइट्राइट आयन NO2- कैसा रहेगा? हाँ, बढ़िया उदाहरण है।
चलिए कदम दर कदम चलते हैं। पहला, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के 5, 2 ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 और -1 चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन। तो 5 + 12 + 1 = 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18। दूसरा, कंकाल। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बीच में O-N-O। ONO, ठीक। तीसरा, सिंगल बॉन्ड O-N-O बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन लग गए, बचे 14। थोड़ूट बिचे। चौथा, बाहरी परमाणुओं का ऑक्टेट। दोनों ऑक्सीजन को 6-6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 लोन पेयर, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहां लग गए, बचे 14, 12 = 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 बचे। पांचवा, वो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन केंद्रीय नाइट्रोजन पर लोन पेयर के रूप में। ओके। छठा, केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट जांचें। नाइट्रोजन के पास अब 2 सिंगल बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन, कुल 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट अधूरा है। हाँ, 8 नहीं हुए। सातवां, मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें एक बाहरी ऑक्सीजन से एक लोन पेयर लेकर उसे नाइट्रोजन और उस ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनाना होगा। मान लीजिए हम दाहिने वाले ऑक्सीजन से लेते हैं, तो संरचना बनेगी O-N डबल बॉन्ड O। अब नाइट्रोजन के पास देखिए, एकल बंधन से 2, दोहरे बंधन से 4 और लोन पेयर से 2, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट पूरे हैं। अंतिम संरचना में एक ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर और दूसरे ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे। अरे वाह! तो ये स्टेप बाय स्टेप करने से संरचना बनाना बिल्कुल संभव है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठ गया मेरे मन में। आपने कहा कि हमने एक ऑक्सीजन से लोन पेयर लिया, क्या हम दूसरे वाले ऑक्सीजन से नहीं ले सकते थे? मतलब O = N-O? क्या ये दोनों संरचनाएं एक जैसी अच्छी हैं? और यहीं से शायद औपचारिक आवेश का आइडिया आता है। बिल्कुल सही पकड़ा। नाइट्राइट आयन जैसे मामलों में, या मान लीजिए कार्बोनेट आयन CO3 जैसे और भी जटिल आयनों में जहां मल्टीपल बॉन्ड बन सकते हैं, वहां अक्सर एक से ज्यादा सही लुईस संरचनाएं बनाना संभव होता है। इनको हम अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। कैनोनिकल फॉर्म्स। हाँ, अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी संरचना अणु की असली हालत के सबसे करीब है या कौन सी सबसे ज्यादा स्थिर है। यहीं पर औपचारिक आवेश यानी फॉर्मल चार्ज एक बहुत उपयोगी टूल के रूप में सामने आता है। तो औपचारिक आवेश एक तरह का जज है या निर्णायक? हाँ, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। इसे एक तरह का सैद्धांतिक कैलकुलेशन या हिसाब किताब रखने का तरीका कह सकते हैं। ये किसी परमाणु पर एक आवेश कैलकुलेट करता है, ये मानकर कि बंधन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो परमाणुओं के बीच बिल्कुल बराबर साझा किए गए हैं, चाहे उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग ही क्यों ना हो। अच्छा। हाँ, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की तरफ थोड़ा ज्यादा खिंचे रहते हैं। एक मिनट, अगर ये असलियत पर आधारित नहीं है और ये मान रहा है कि इलेक्ट्रॉन बराबर साझा होते हैं, जो कि नहीं होते हैं, तो फिर ये उपयोगी कैसे है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसकी उपयोगिता असल चार्ज बताने में नहीं है, बल्कि तुलना करने में है। जब हमारे पास एक अणु के लिए कई संभावित लुईस संरचनाएं हों, तो औपचारिक आवेश हमें ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि कौन सी संरचना सबसे कम ऊर्जा वाली होगी, यानी सबसे स्थिर होने की संभावना किसकी ज्यादा है। अच्छा, तुलना के लिए। हाँ, इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, बंधन का स्थान तय करना, जैसे आपने NO2- या CO3 के लिए पूछा था कि डबल बॉन्ड कहाँ लगाएं, ये उसमें मदद करता है। और दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे स्थिर संरचना का चयन करना। नियम ये है कि वो लुईस संरचना सबसे अच्छी मानी जाती है जिसमें पहला, सभी परमाणुओं पर औपचारिक आवेश 0 के जितना करीब हो सके उतना हो। सबसे अच्छा तो 0 ही हो। 0 आइडियल। बिल्कुल। दूसरा, अगर आवेश है भी तो उन सबका जोड़ अणु या आयन के कुल आवेश के बराबर होना चाहिए। और तीसरा, अगर आवेश मौजूद है तो नेगेटिव औपचारिक आवेश ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु पर होना चाहिए और पॉजिटिव वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु पर।
यहाँ आकर्षक बात यह है, भले ही ये एक सिंप्लीफाइड मॉडल है, ये कमाल के तरीके से हमें अणु की वास्तविक प्रकृति और स्थिरता के बारे में काफी उपयोगी जानकारी दे देता है। प्रकृति अक्सर सबसे सिमेट्रिकल और कम से कम चार्ज सेपरेशन वाली व्यवस्था पसंद करती है और औपचारिक आवेश उसी को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, अब मैं समझा कि इसकी अहमियत तुलना करने में है, एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं। तो अब इसे निकालते कैसे हैं? इसका कोई फॉर्मूला होगा? हाँ, सूत्र काफी सीधा है। किसी भी परमाणु पर औपचारिक आवेश फॉर्मल चार्ज Fc ऐसे कैलकुलेट करते हैं। Fc इज इक्वल टू VE NE BE2। Fc इज इक्वल टू VE NE BE2। हाँ, यहाँ VE का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उस परमाणु के स्वतंत्र अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6। ठीक है। Ne मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उस परमाणु पर लुईस संरचना में मौजूद गैर बंधन वाले इलेक्ट्रॉन्स, यानी लोन पेयर्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। हाँ, और Be मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उस परमाणु ने जो बंधन बनाए हैं उनमें शामिल कुल इलेक्ट्रॉन्स। हर सिंगल बॉन्ड के 2, डबल के 4, ट्रिपल के 6। ध्यान दें कि हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का आधा Be2 घटाते हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो बराबर साझा हो रहे हैं। चलिए इस सूत्र को किसी सरल अणु पर लगा कर देखते हैं, जैसे अमोनिया NH3। शायद इससे ये और साफ हो जाएगा। हाँ, अच्छा विचार है। अमोनिया NH3, इसमें केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन N है जो 3 हाइड्रोजन H परमाणुओं से जुड़ा है। पहले कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन N के 5 + 3 HX1 = 8 इलेक्ट्रॉन। लुईस संरचना सीधी है, N 3H से सिंगल बॉन्ड बनाता है और N पर एक लोन पेयर होता है। हाँ। अब औपचारिक आवेश निकालते हैं। नाइट्रोजन के लिए VE = 5। संरचना में N पर एक लोन पेयर है, यानी Ne = 2। N ने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Be = 3x2 = 6। तो FCN = 526/2 = 523 = 0। नाइट्रोजन पर 0। हाँ, अब हर हाइड्रोजन H के लिए VE = 1। संरचना में H पर कोई लोन पेयर नहीं है, Ne = 0। H ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, Be = 2। तो FCH = 102/2 = 101 = 0। अच्छा, तो अमोनिया में सभी परमाणुओं पर औपचारिक आवेश 0 आया। ये समझ में आता है क्योंकि अमोनिया एक स्थिर सामान्य अणु है। ये दिखाता है कि कैसे कैलकुलेशन हमें स्थिरता का एक इशारा दे सकती है। अब इस मामले पर वापस आते हैं जहां कई संरचनाएं संभव थीं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये क्लासिक उदाहरण है। हम इसके लिए कम से कम 3 लुईस संरचनाएं सोच सकते हैं, है ना? एक तो O = C = O, दोनों तरफ डबल बॉन्ड, संरचना A। दूसरी मान लीजिए O3C - O, एक तरफ ट्रिपल, दूसरी तरफ सिंगल, संरचना B। और तीसरी इसकी उल्टी O - C 3CO, एक तरफ सिंगल, दूसरी तरफ ट्रिपल, संरचना C। औपचारिक आवेश हमें कैसे बताता है कि संरचना A यानी O = C = O ही क्यों सबसे अच्छी मानी जाती है? बिल्कुल। चलिए तीनों के लिए औपचारिक आवेश निकालते हैं। याद रखिए, कार्बन का VE 4, ऑक्सीजन का VE 6। संरचना A O = C = O। कार्बन के लिए लोन पेयर नहीं, Ne 0, 2 डबल बॉन्ड यानी 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Be 8। तो FCC = 4, 0, 8/2, 0। कार्बन पर 0। दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, हर एक पर 2 लोन पेयर, Ne 4, एक डबल बॉन्ड Be 4। तो FCO = 6, 4, 42 = 0। ऑक्सीजन पर भी 0? हाँ, तो परिणाम सभी परमाणुओं पर FC = 0। अब संरचना B O = C OC डबल बॉन्ड। कार्बन के लिए Ne 0, एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड, Be = 6 + 2 = 8। तो FCC = 4, 0, 8, 2 = 0। कार्बन अब भी 0? हाँ, बाया ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड वाला एक लोन पेयर Ne2
ट्रिपल बॉन्ड Be6, FCO इज इक्वल टू 6,2, इज इक्वल टू +1। अच्छा। दायां ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला 3 लोन पेयर Ne6 सिंगल बॉन्ड Be2, FCO इज इक्वल टू 6,6, इज इक्वल टू -1। और इस पे -1। तो परिणाम C पर 0, एक O पर +1, दूसरे O पर -1। संरचना C, O-C इक्विवेलेंट O, ये बस B की मिरर इमेज है। तो कार्बन पर 0, बाएं ऑक्सीजन पर -1 और दाएं ऑक्सीजन पर +1 आएगा। तो संरचना A में सारे औपचारिक आवेश 0 हैं, जबकि B और C में +1 और -1 के आवेश अलग अलग परमाणुओं पर हैं। तो नियम के अनुसार संरचना A सबसे स्थिर होनी चाहिए, सबसे पसंदीदा। बिल्कुल सही, क्योंकि संरचना AOCO में सभी परमाणुओं पर औपचारिक आवेश 0 है, जो कि सबसे आदर्श स्थिति है। इसीलिए इसे CO2 के लिए सबसे स्थिर और प्रतिनिधि लुईस संरचना माना जाता है। संरचना B और C कम स्थिर होंगी क्योंकि उनमें चार्ज सेपरेशन है, आवेश का पृथक्करण। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यह फिर से वही बात दिखाता है कि प्रकृति कैसे न्यूनतम आवेश और अधिकतम समरूपता वाली व्यवस्था की ओर झुकती है, जो आमतौर पर सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था होती है। ये सरल नियम हमें अणुओं के व्यवहार को समझने में वाकई मदद करते हैं। तो हमने लुईस संरचना बनाना सीखा और औपचारिक आवेश का उपयोग करके सबसे संभावित संरचना चुनना भी देखा। कुल मिलाकर ये रसायन विज्ञान की भाषा के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं, है ना? निश्चित रूप से लुईस संरचनाएं हमें अणुओं की ज्यामिति और बंधन का एक मूलभूत विजुअल मॉडल देती हैं, जो ऑक्टेट नियम पर आधारित है। और औपचारिक आवेश, हाँ, उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी वो एक शक्तिशाली उपकरण है। वो हमें तब गाइड करता है जब सिर्फ नियमों से एक स्पष्ट संरचना नहीं मिलती। ये हमें अलग अलग संभावित संरचनाओं की रिलेटिव स्थिरता का आकलन करने और सबसे संभावित संरचना का अनुमान लगाने में मदद करता है। और वो अनुमान अक्सर अणु के देखे गए गुणों से मेल भी खाता है। ये जानकारी वाकई उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो रसायन विज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं, खासकर ये कि अणु क्यों और कैसे बनते हैं और वे स्थिर क्यों होते हैं। बिल्कुल, और यहाँ से आगे सोचने के लिए एक विचार या एक दिशा हो सकती है। हमने नाइट्रेट आयन और कार्बोनेट आयन जैसे मामलों का जिक्र किया था, जहाँ डबल बॉन्ड अलग अलग जगहों पर दिखाया जा सकता है और औपचारिक आवेश निकालने पर भी वो संरचनाएं समान रूप से अच्छी लग सकती हैं। तो क्या होता है जब कोई एक भी लुईस संरचना अणु का पूरी तरह से सही वर्णन नहीं कर पाती? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। अगर कोई एक अकेली संरचना काफी ना हो तो? एग्जैक्टली। ये हमें अनुनाद यानी रेजोनेंस की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर ले जाता है। रेजोनेंस में अणु की वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक संरचना को किसी एक लुईस संरचना से नहीं दिखाते, बल्कि उसे कई योगदान देने वाली लुईस संरचनाओं या अनुनादी संरचनाओं का एक औसत या संकर हाइब्रिड माना जाता है। असली अणु इन सभी संरचनाओं का मिला-जुला रूप होता है और किसी एक से ज्यादा स्थिर होता है। औपचारिक आवेश यहाँ भी भूमिका निभाता है ये तय करने में कि कौन सी अनुनादी संरचनाएं हाइब्रिड में ज्यादा योगदान देती हैं। तो लुईस संरचनाएं और औपचारिक आवेश समझना रेजोनेंस जैसे और भी एडवांस आइडियाज को समझने के लिए एक बहुत जरूरी पहला कदम है। इस पर आगे खोजबीन करना अणु संरचना की और गहरी समझ के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा।